हेलो गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया था, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के केस में। दोस्तों, यदि आने वाला कॉन्सेप्ट आपको सही से समझना है, आज का आपको लेक्चर अगर अच्छे से समझना है तो लास्ट जो वीडियो है हमारा वो आपको देखना पड़ेगा लास्ट तक। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए पूरी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, काफ़ी टाइम हम स्पेंड करते हैं, इसमें क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से। नहीं है, आप लोगों का ये ड्यूटी बनता है कि आप लोग वीडियो को पूरा ऑब्जर्व करें लास्ट तक। किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझना है तो लास्ट तक वीडियो का ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। नहीं है, हम फॉर्मेलिटी पूरी ना करें। तो कॉन्सेप्ट समझना है तो लास्ट तक वीडियो ऑब्जर्व ज़रूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। हमने इंटीग्रल इक्वेशन ड्राइव किए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर है ये दोस्तों? तो इंटीग्रल इक्वेशंस में हमने एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो इंटीग्रल इक्वेशंस ड्राइव किए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, उसमें हमारे जो रिएक्शंस थी वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में थी, या जो रिएक्टेंट थे दोस्तों, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस फॉर्म में थे? एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में थे, लिक्विड फेज में थे। यदि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपके गैसियस फेज में हो, यानी गैसियस इक्वेशन हो, समझना, यदि हमारा इक्वेशन कैसा हो, गैसियस इक्वेशन हो, तो क्या इंटीग्रल इक्वेशन वही रहेंगे या चेंज होके आएंगे? सिंपल सी बात है। हमने ऑर्डर वाले कॉन्सेप्ट में जब ऑर्डर रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट ड्राइव किया था, मैंने आपको एक यूनिक फार्मूला बताया था, नहीं है? तो वही चीज़ यहाँ लागू होगी। यदि आपका एक्वस फॉर्म में इक्वेशन है तो रेट कांस्टेंट के लिए जो यूनिट आते हैं वो मोल पर लीटर के टर्म में आते हैं दोस्तों। नहीं है, यानी कंसंट्रेशन हम किस में लेके चलते हैं? मोल पर लीटर के टर्म में। नहीं है, यदि हमारा गैसियस फेज में इक्वेशन है तो उस केस में रेट कांस्टेंट के लिए वैल्यू किस टर्म में आ रहे थे? एटीएम के टर्म, यानी मोल पर लीटर को रिप्लेस कर दिया था हमने पार्शियल प्रेशर के टर्म में। क्लियर है नहीं ये दोस्तों? तो वही चीज़ यहाँ पे लागू होगी। जो कंसंट्रेशन टर्म है, मोल पर लीटर वाला टर्म है, वो प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है नहीं है ये? तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप फोकस कीजिएगा कि इंटीग्रल इक्वेशन प्रेशर के टर्म में गैसियस इक्वेशंस के लिए क्या निकल के आती है। ओके दोस्तों, चलिए, तो गैसियस फेज में इंटीग्रेटेड इक्वेशंस इन गैसियस कंपोनेंट्स के लिए। ओके दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये केमिकल इक्वेशन है A टेंस टू B प्लस C, ये कोई हमारा केमिकल इक्वेशन है दोस्तों। इसमें ये हमारे किस फेज में है? गैसियस फेज में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हमें इस इक्वेशन के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर में है भाई, ये और याद रखेंगे, ये किस में है? हमारी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में है। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में है, इंटीग्रल इक्वेशन क्या निकल के आएगा? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या रहता है अभी दोस्तों? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन निकल के आता है K इज इक्वल, इसके लिए क्या निकल के आएगा? K इज इक्वल 2.303 ओवर T लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर? यही तो रहता है। यहाँ पर PI क्या रहेगा हमारा? PI रहेगा दोस्तों, ये रहेगा इनिशियल प्रेशर, या यस इनिशियल प्रेशर कह सकते हैं, और ये दोस्तों हमारा रहेगा फाइनल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन को किसके टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है? प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। वही फॉर्मूला है, इनिशियल ओवर फाइनल। तो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर ओवर फाइनल प्रेशर। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा आगे देखेंगे इसमें
इसी इक्वेशन के लिए यही इक्वेशन है हमारा A टेंस टू B प्लस C। देखिए इनिशियल प्रेशर क्या है हमारा, इनिशियल प्रेशर इसके लिए मान लीजिए PATM है। कितने ATM है दोस्तों, PATM। ये बने नहीं है तब तक तो ज़ीरो। आफ्टर टाइम T दोस्तों, T टाइम के बाद X जो प्रेशर है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, X कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। समझने की कोशिश करना, शुरुआत में P प्रेशर था, ठीक है, T टाइम के बाद 10 सेकंड बाद 15 सेकंड बाद X प्रेशर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, X कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर है? नहीं तो बची कितनी दोस्तों हमारी P, ये PI है इनिशियल, ठीक है, I से रिप्रेजेंट करेंगे, PI माइनस X, ये बच गई आपकी ATM। इसके X कंसंट्रेशन बन के आएगी, इसकी X कंसंट्रेशन बन के आएगी। नहीं, ये पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ कितने बचे, PI माइनस X। ठीक है दोस्तों, अब टोटल जो निकालेंगे हम P टोटल, टोटल क्या रहेगा, इन सब का सम, यानी PI दोस्तों माइनस X प्लस आपका X, इन सब का सम कैंसिल हो जाएगा। P टोटल कितना आ गया हमारा, PI प्लस आपका X, ये क्या निकल के आया दोस्तों हमारा P टोटल। क्लियर है? ये P टोटल ये चीज़ निकल के आई है अब हमारी। ओके, यहीं से देखिए नाउ, अब दोबारा से ये चीज़ क्लियर है आपकी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, PI, पार्शियल प्रेशर के टर्म में इनिशियल कंसंट्रेशन PI है, इनके लिए ज़ीरो क्योंकि ये बने नहीं है। T टाइम बाद कह रहा है X की अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है, तो बचे कितने भाई, PI माइनस X, यानी ये आपका इक्वेशन में PA जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा दोस्तों, PI माइनस X के बराबर रहेगा। PB किसके बराबर रहेगा, X के। PC किसके बराबर रहेगा, X के। नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A किसके बराबर रहेगा, इसके। पार्शियल प्रेशर ऑफ B इसके बराबर रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इसके बराबर रहेगा। ठीक है, टोटल इन सब का सम ये रहेगा। तो P टोटल कितने के बराबर आ गया दोस्तों, PI माइनस X के बराबर। P टोटल को PT से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, PT। ठीक है, PI माइनस PI प्लस X, सॉरी ये तो कैंसिल हो गए, तो PI प्लस X बचेगा। अब यहाँ से देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ A, मैंने क्या बताया, A का पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा, PI माइनस X, B का पार्शियल प्रेशर X और C का भी क्या रहेगा दोस्तों, X। तो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं, PA का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है, PI माइनस X के बराबर है। ठीक है, और यहाँ से X का वैल्यू और निकाल लो आप, X इज इक्वल क्या रहेगा इस इक्वेशन से, X इज इक्वल रहेगा तुम्हारा P टोटल माइनस PI। ठीक है, X का वैल्यू आप दोस्तों यहाँ पुट कर दो, हेलो, X का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो PA इज इक्वल क्या रहेगा हमारा, PI माइनस P टोटल, और ये हो जाएगा प्लस, यानी PA इज इक्वल क्या रहेगा दोस्तों हमारा 2PI माइनस PT, 2PI माइनस PT। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, K इज इक्वल 2.303 ओवर T लॉग ऑफ व्हाट भाई, PI ओवर 2PI माइनस PT, 2PI माइनस PT। ठीक है, ये इंटीग्रल इक्वेशन आ जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गैसियस फेज में। ओके, समझ लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट टर्म स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है,
नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं हम हाफ लाइफ पीरियड। ओके, फर्स्ट वी स्टार्ट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। नहीं है दोस्तों, किसके लिए? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने स्टेटमेंट निकाला हुआ है दोस्तों। क्या है हमारा स्टेटमेंट ज़ीरो ऑर्डर के लिए? K इज इक्वल ए नॉट माइनस ए ओवर टी। ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्टेटमेंट है। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। टाइम ड्यूरिंग विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, 50%। क्लियर है नहीं है ये? शुरुआत में हमारे पास 100% होता है, कितने टाइम बाद 50% बचेगा, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हाफ लाइफ पीरियड। इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ या टी 50%, एक ही बात है, टी हाफ या टी 50%। ओके, चलिए वही चीज़ निकाल रहे हैं हम, किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, टी इज इक्वल ए नॉट ओवर ए इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ओवर के। ये इक्वेशंस हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है? समझने के लिए आप वहाँ से फोकस कर सकते हो। टी इज इक्वल ए नॉट माइनस ए ओवर के हो जाएगा। अब कह रहा है इफ़ हाफ लाइफ पीरियड निकालना है ना, टी की जगह हमें टी हाफ पुट करना है। टी की जगह कितना? टी हाफ। डेफिनेशन क्या कहती है? वो टाइम पीरियड जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन आधी हो जाए टाइम पीरियड में, यानी फाइनल कंसंट्रेशन किसके बराबर हो? हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन की। फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ में आया भैया? हाफ लाइफ पीरियड वही तो रहेगा कि फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाए। यदि t इज इक्वल टी हाफ पुट कर रहे हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या रहेगा? इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो गया? ए नॉट बाई 2। इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर दीजिए, t की जगह टी हाफ इज इक्वल ए नॉट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन क्या रहेगी? ए का वैल्यू कितना है दोस्तों? ए नॉट बाई 2। ये हो जाएगा ए नॉट ओवर 2 और अपॉन में क्या है हमारा दोस्तों? के। क्लियर है नहीं है? अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन निकालेंगे, ए नॉट माइनस ए नॉट ओवर 2 के। ये तो आपका यानी एक कंपोनेंट और ये कितना? आधा। तो 1 माइनस हाफ क्या रहेगा आपका? हाफ ही तो रहेगा, यानी बचेगा क्या आपका? एक ए नॉट में से आधा ए नॉट गया तो ए नॉट हाफ ही बचेगा, यानी टी हाफ इज इक्वल क्या रहेगा हमारा दोस्तों? ए नॉट ओवर 2 के। ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी हमारी किसके लिए दोस्तों? ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन के केस में क्या निकल के आ गया हमारा? हाफ लाइफ पीरियड। ओके, और इसके केस में जब आप फ्रेंड्स, ये चीज़ इम्पोर्टेंट भी है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो ना किस किस के बीच में? टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, तो इस तरह की हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। ये स्ट्रेट लाइन, यदि ये वाला ग्राफ हो, क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरह से? आपको ये ग्राफ दे दिया और आपको ऑप्शन दे दिए कि भाई ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बिलोंग करेगा। क्लियर है नहीं? किसका हाफ लाइफ पीरियड है ये? नहीं, यानी ये हाफ लाइफ पीरियड किस फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या नन ऑफ दीज, यानी किसके लिए बिलोंग करेगा। तो आपको ये ग्राफ से अंदाज़ा लगा लेना है कि यदि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है तो इट इंडिकेट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर है नहीं है? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आया दोस्तों? तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट आप सही से समझ के चलिए। मैंने आपको दो ग्राफ इंटीग्रल इक्वेशन में स्लोप निकालना और डिपेंडेंट के लिए करवाया था, जीरो ऑर्डर के लिए भी दो आए थे, स्लोप निकालना अलग से और डिपेंडेंट वाला, ठीक है? और ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो 4 ग्राफ उधर हो गए। यहाँ हाफ लाइफ पीरियड में ये निकल के आया है कि आपका टी हाफ और ए नोट के बीच में क्या डिपेंडेंसी है। क्लियर है नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है भाई ये चीज़? चलिए आगे हम नेक्स्ट
इसमें स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ के चलिए, आसान है बहुत। नहीं है, यदि हमें इक्वेशन पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है भाई, K इज इक्वल 2.303 ओवर T लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन। नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, T इज इक्वल 2.303 ओवर K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन, नथिंग चेंज, वही है। इफ T की जगह हमें T हाफ पुट करना है, T की जगह क्या पुट करना है, T हाफ, देन जो फाइनल कंसंट्रेशन रहेगी दोस्तों वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी होगी। ओके, पुट कर दीजिए इसमें T की जगह T हाफ, फाइनल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल का आधा। किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो T की जगह हमने T हाफ पुट कर दिया, 2.303 ओवर क्या रहेगा, K लॉग ऑफ A नॉट ओवर फाइनल की जगह क्या पुट करेंगे हम, A नॉट बाई 2। ठीक है भाई, T की जगह हमारा T हाफ रहेगा इज इक्वल 2.303 ओवर K लॉग ऑफ, दोस्तों ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 2 बचेगा केवल। नहीं है, T हाफ इज इक्वल 2.303 ओवर K लॉग 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए। लॉग 2 का वैल्यू रहता है दोस्तों 0.3010। ओके, और जब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे देन T हाफ इज कम्स आउट टू बी इक्वल 0.693 ओवर K। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकल के आ गया है, T हाफ कितना है, 0.693 ओवर K। इज दैट क्लियर? ठीक है, और वही चीज़ फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हमें देना हो तो T हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच जब ग्राफ प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये वाला लाइन हमें मिलेगा। दिस इंडिकेट दैट हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिमेन इंडिपेंडेंट। ओके, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, डिपेंडेंसी को, और ये ग्राफ आपका इंडिपेंडेंसी को। ठीक है, तो T हाफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाता है, हाफ लाइफ पीरियड कॉन्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके, एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लीजिए। ओके, यहाँ से एक नंबर में बहुत छोटा क्वेश्चन निकलता है कि कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो इस फॉर्मूला के बेस पर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट्स करके बताइएगा। नहीं है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। क्या निकालना है आपको, T हाफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपकी NCERT एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है भाई, K पहले केस में 200 ईयर इनवर्स, दूसरा दिया हुआ है K का वैल्यू ही, क्योंकि टाइम इनवर्स होता है भाई फर्स्ट ऑर्डर के केस में, यूनिट क्या रहता है, टाइम इनवर्स, तो ईयर इनवर्स आ गया। दूसरा K का वैल्यू दिया हुआ है भाई 40 सेकेंड इनवर्स, और थर्ड केस में K का वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए आपको भाई 260 मिनट इनवर्स। ठीक है, आप लोग क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करें, कमेंट्स करके बताएं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।